अभी तक हम जो जिस एक्ट की चर्चा कर रहे थे 1909 तक इंडियन काउंसिल एक्ट, मुख्य रूप से परिषद में सदस्यों को विस्तार को लेकर चर्चा हो रही थी, उनके अधिकारों को विस्तार को लेकर चर्चा हो रही थी। 1919 में जो एक्ट आया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। उस समय के जो भारत सचिव थे और गवर्नर जनरल थे भारत के, इन दोनों के नाम जैसा कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म एक्ट है, वैसे ही इन दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम पर यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा था कि जो एक्ट 1909 में पास हुआ वह काफी हद तक, जैसा कि हमको दिखाई पड़ रहा था कि ब्रिटिश संसद की मंशा भारत में किसी तरह की संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की नहीं थी, लेकिन वह जो भारत का उदारवादी कांग्रेस का जो उदारवादी समूह था उसको खुश करना चाहता था, काउंसिल में और अधिक रिप्रेजेंटेशन और कुछ अधिकार देकर, और साथ में मुस्लिम वर्ग को खुश करने का प्रयास करता है। तो इन दोनों को खुश करने का प्रयास 1909 के एक्ट में होता है। अब आगे देखेंगे कि क्या ये दोनों ब्रिटिश नीति से बंधे रहें या परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं जो अंततः हमको 1919 के एक्ट की ओर ले जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस का जो उदारवादी समूह था कुछ हद तक इसके जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, हालांकि अभी भी जो रिप्रेजेंटेशन था नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ज्यादा था, जो से था वो गवर्नर जनरल का था, तो सॉरी ऑफिशियल मेजोरिटी ज्यादा था। तो एक तरह से हम देखें तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो रिप्रेजेंटेटिव भी कोई डायरेक्ट इलेक्शन था नहीं, मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, उससे भी कांग्रेस नाखुश थी। तो कांग्रेस का जो एक वर्ग था जो उदारवादी विचारधारा, प्रार्थना से या याचना में विश्वास नहीं करता था, जो चाहता था कि हम संघर्ष के द्वारा अपने मांगों को आगे रख सकते हैं, वो उनकी विचारधारा एक तरह से प्रबल होती थी। जो प्रतिनिधित्व भी दिया गया वो प्रतिनिधित्व भारतीयों को संतोषजनक नहीं था, और एक धर्म समुदाय विशेष को खुश करने का प्रयास किया गया था। इसीलिए और साथ ही जो मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच के विभाजन की लकीर खींचने का प्रयास हुआ, और उस आधार पर मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करने की बात हुई, वो भी एक पीड़ादायक प्रसंग रहा है। तो इसको लेकर जो का शिक्षित वर्ग था वह 1909 के एक्ट से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं था। जैसा कि मैं कह रहा था कि नॉन ऑफिशियल में जो संख्या थी वह बहुत कंसिडरेबल नहीं था, और गवर्नर जनरल काफी हद तक उस पर नियंत्रण रखता था। अब जहां तक मुस्लिमों का, अभी तक जो मुस्लिम समुदाय था, जैसा कि मैंने कहा था कि सर सैयद अहमद खान ने जब आंग्ल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और उनका कहना था कि भारत में मुस्लिमों का हित ब्रिटिश साम्राज्य के स्थिरता में ही है हित है, तो जब तक ब्रिटिश साम्राज्य है तो मुस्लिमों का हित संरक्षित है। और इस तरह से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली के आने के साथ बंगाल के विभाजन और पूर्वी बंगाल में जाकर जिस तरह से लॉर्ड कर्जन ने स्टेटमेंट दिया था, वो सब कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उनको अपनी ओर प्रभावित करने का प्रयास था। तो कुछ हद तक तो वे इसमें सफल रहे थे, लेकिन यह प्रयास बहुत ज्यादा दिनों तक सफल नहीं रहा।
और जो एकता थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लकीर खींची हुई थी, वह लकीर अब कैसे दूर होगी इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मुस्लिमों का भंग होने का कारण रहा 1911 का निर्णय, क्योंकि 1911 में दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए। एक, भारत की राजधानी का परिवर्तन हो गया, क्योंकि कलकत्ता पुनर्जागरण का केंद्र था और निरंतर कोई ना कोई विद्रोह होता था। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अब राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी जानी चाहिए। तो वो राजधानी दिल्ली परिवर्तित हो गया, और दूसरा जो बंगाल का विभाजन था उसको समाप्त कर दिया। तो अभी तक 1905 में बंगाल विभाजन के द्वारा जो मुस्लिम वर्ग था उसको खुश करने का प्रयास किया गया था, वह इस विभाजन के भंग होने के बाद मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग ब्रिटिश सरकार के इस नीति को लेकर काफी क्षुब्ध हुआ। उसकी जो अपेक्षाएं थी, वह अपेक्षाएं यहाँ पर बंगाल विभाजन के समाप्ति के साथ ही वो उसका जो मोह था वो भंग हो रहा है। दूसरा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर कुछ जो शर्तें थी, उस शर्त को चूंकि सरकार किसी धार्मिक संस्था का नाम पर नहीं करना चाहती थी, तो इससे लेकर तो ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के बीच में एक अन्य मतभेद दिखाई पड़ रहा है। दो नेक्स्ट जो कारण रहा है वह कुछ विदेशी कारण रहे हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय और उस समय का ब्रिटिश प्रशासन के बीच में मतभेद दिखाई पड़ रहा है, और वह है जो ट्रिपोली का युद्ध 1911-12 में तुर्की जो अफ्रीका का क्षेत्र है वहां पर ट्रिपोली का युद्ध होता है तुर्की और इटली के बीच में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस युद्ध में जो कि भारत के उन्होंने तुर्की का साथ दिया, तो इसको लेकर भी एक ब्रिटिश का जो द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति है वो दिखाई पड़ रहा है। तुर्की के खिलाफ चूंकि ब्रिटिश था, जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आधारशिला रखी जा रही थी, तो उसको लेकर चूंकि इटली से एक तरह से इटली का यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन हमको दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर भी जो मुस्लिम वर्ग है वह तुर्को इटालियन वार को लेकर जिस तरह से समर्थन ब्रिटेन का मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसको लेकर भी ना कुछ था। नेक्स्ट था बाल्कन युद्ध 1911-12 का, और इस बाल्कन युद्ध में भी जिस तरह से तुर्की का विभाजन शुरू हुआ, इसमें भी ब्रिटिश ने उसको कोई रोकने का प्रयास नहीं किया, और इस तरह से मुस्लिमों की जो अभी तक सहानुभूति थी वह समाप्त होने लगी। इस बीच इसके पहले एक महत्वपूर्ण समझौता, चूंकि ब्रिटेन ने 1904 में फ्रांस के साथ समझौता किया था, 1907 में एंग्लो रशियन कन्वेंशन होता है, जिसमें मिस्र को लेकर, पर्शिया को लेकर और तिब्बत को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। और इन तीन क्षेत्रों का निर्णय, चूंकि मिस्र पूरी रूप से ब्रिटेन के अधिकार में चला गया, पर्शिया जो था उसको दो स्फेयर में बांट दिया गया, रूस और इसके। तो कहीं इसको लेकर जिस तरह से मुस्लिम जो साम्राज्य थे उनका जो विभाजन हो रहा था, उसको लेकर भी भारत का मुस्लिम वर्ग खुश नहीं था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ, तो जो दो गुट बने, उस दो गुट में तुर्की जर्मनी के साथ था। इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारत का मुस्लिम वर्ग, चूंकि आगे चल के देखेंगे खिलाफत आंदोलन बाद में आता है, 1919 में आता है, तो खिलाफत आंदोलन के पहले जो परिस्थितियां बन रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय के, जिस तरह से यह प्रयास हुआ, हालांकि भारत के मुस्लिमों को आश्वस्त किया गया कि तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद भी तुर्की का जो अस्तित्व है वो बरकरार रखा जाएगा, तो कुछ हद तक एक इनको संतुष्ट करने का प्रयास एक कोशिश की अंग्रेजों ने, ताकि भारतीयों की जो सहानुभूति है और इनका जो समर्थन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्राप्त किया जा सके।
इन परिस्थितियों में जो अब परिवर्तन हो रहा है, मुस्लिम का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने लाहौर में मीटिंग की 1913 में, और 1913 की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग की 1913 की लाहौर मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ आकर मुस्लिम लीग ने यह स्वीकार किया कि उसका भी उद्देश्य स्वशासन है, सेल्फ गवर्नमेंट, जो कांग्रेस तिलक के नेतृत्व में पहले से कहा है। तो इस तरह से 1913 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के विचारधारा एक साथ नजदीक आ रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने लखनऊ अधिवेशन के द्वारा यह स्वीकार किया कि अंतिम उनका उद्देश्य भी जो स्वराज है, सेल्फ गवर्नमेंट है, वह उसकी प्राप्ति है। तो ये एक तरह से वैचारिक रूप से जो संघर्ष था, संवैधानिक संघर्ष भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थापना में, अब दोनों के विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा और मुस्लिम लीग की विचारधारा, दोनों में एक सामीप्य स्थापित होता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ में बहुत बड़े संख्या में जो पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग था, वे जुड़ते हैं, और उसी मीटिंग में मजहरुल हक जो एक प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने घोषणा किया था कि जो कांग्रेस विरोधी मुसलमान थे, वे एक तरह से समाप्त होते हुए प्रजाति है, और हम तुरंत ही यह पाएंगे कि वे लोग पुरातात्विक म्यूजियम की सामग्री होते होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो मजहरुल हक, आजाद जैसे कांग्रेस के समर्थक मुसलमान थे, उनका मानना था कि कांग्रेस में मुस्लिम लीग में जो एंटी कांग्रेस गुट है, वह उसकी विचारधारा अब विलुप्त हो रही है। इसका मतलब कि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो 1909 के पृथक निर्वाचन के बाद दोनों में काफी कटुता हुई थी, अब लगता है कि दोनों एक मंच पे आ सकते थे, एक वैचारिक समझौता हो सकता था। 1913 में कांग्रेस का जो कराची सेशन होता है, उसमें उसने भारत के भारतीय सचिव के सामने कुछ मांग रखी है, और मांगे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि 1858 के बाद जो व्यवस्था की गई कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होंगे और उनके काउंसिल के सदस्य होंगे, उनकी सैलरी भारत से दी जाती थी। इन्होंने मांग की कि इनकी सैलरी भारतीय राजस्व से नहीं होकर ब्रिटिश जो रेवेन्यू है उससे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन है वह है 1916, क्योंकि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह घोषित किया कि वह अब ब्रिटिश शासन पर निर्भर राष्ट्र नहीं रहेगा। उसके पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह से तिलक और एनी बेसेंट यह प्रयास एक आंदोलन चलाने की मुहिम की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो अब उसने मांग की कि उसका जो स्टेटस होना चाहिए वो सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, और समान पार्टनर के समान, समान अधिकार के समान, समान उत्तरदायित्व के समान, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र इकाई का होता है। यानी भारत को अपने मामले में स्वतंत्र निर्णय का अधिकार होना चाहिए, यह कांग्रेस ने घोषित किया। और इसकी मांग थी कि अब भारत को दिल्ली से उसका शासन होना चाहिए, न कि व्हाइट हॉल से या डाउनिंग स्ट्रीट से। तो कहीं हम देख रहे हैं कि अब ब्रिटिश संसद के जो वर्चस्व थे उसको लेकर भी कांग्रेस अब यह एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, उसकी मांगे बढ़ रही है। अभी तक जो उदारवादी कांग्रेस था, जिसकी पूर्ण आस्था थी ब्रिटिश प्रशासन में, अब उससे थोड़ा सा हमको जो रुख है उसमें बदलता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं सभी जो परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन्हीं सभी राजनीतिक परिवर्तन में जो कुछ महत्वपूर्ण मुस्लिम
नेता हैं जिन्होंने तुर्की के समर्थन में अपने कुछ भाषण दिए थे, जिसमें मौलाना आजाद थे, मोहम्मद अली थे, उनके शौकत अली थे, हर्षद मोशानी थे, उन सबको एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1915 में लीग और कांग्रेस दोनों की वार्षिक बैठक बॉम्बे में हो रही है और यहाँ पर महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू दोनों ने इस सेशन को स्थापित किया और दोनों चाहते थे कि लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता बने, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए, भारत के भावी कार्यक्रम के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष के लिए भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, हिंदू और मुस्लिमों के बीच का जो भेद है उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। और यह राष्ट्रीय एकता तभी स्थापित हो सकती है जब दोनों एक निष्कर्ष पर पहुंचे। और इसीलिए दिसंबर जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ उसमें ही निर्णय हुआ, एक कमिटी गठित हुई कांग्रेस के द्वारा और लीग के द्वारा, जिसने एक कॉमन प्लान तैयार किया ताकि जिस पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों समर्थन हो सके। यह जो प्लान तैयार हुआ वह लीग और कांग्रेस के ज्वाइंट अधिवेशन में 1916 लखनऊ अधिवेशन में डिस्कस हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसने दोनों के बीच में एक यूनिटी, एकता स्थापित की। हालांकि यह एकता कोई चिर अस्थायी एकता स्थापित नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद 1930 के बाद जिस तरह से पुनः मुस्लिम लीग के जो अलाप थे वे अलग होने लगे, तो यह बहुत ज्यादा दिन तक यह स्थायित्व दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन इसने काफी हद तक राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त किया, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक समझौतावादी दृष्टिकोण के साथ दोनों को नजदीक लाया। तो लखनऊ पैक्ट उस अर्थ में काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर आकर लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जो पुराने अपने विचार, अपने उनके एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में जो अपनी अवधारणा थी उसको छोड़ा है। इस पैक्ट में कांग्रेस ने जो 1909 में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया था उसको स्वीकार किया। हालांकि कांग्रेस के कहाँ तक उचित था अनुचित था यह कहना तो बात का प्रश्न है, इस पर अलग गहन मंथन की जरूरत पड़ेगी कि क्या कांग्रेस को यह स्वीकार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कि कांग्रेस ने 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली का काफी विरोध किया था। उसका मानना था कि मुस्लिम भारतीय समुदाय से अलग नहीं है, इसीलिए उनको पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं दी जानी चाहिए। और इसी विचारधारा को लेकर 1932 में पूना समझौता कहता के पहले गांधी ने मैकडोनाल्ड अवार्ड के खिलाफ एक आवाज उठाई थी। तो कहीं यह जो दिखाई पड़ रहा है, तो एक कांग्रेस ने एक तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली के जो मांग थी मुस्लिम लीग की उसको स्वीकार कर लिया। और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे जहां पर अल्प संख्या में है उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय देने की बात स्वीकार। इसके अलावा बहुत से अन्य मुद्दों पर रियायतों पर बात हुई और यह भी एग्री हुआ जो काफी महत्वपूर्ण है कि कोई भी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इक्वल पार्टनर जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होगा उसमें इक्वल पार्टनरशिप की बात भी कांग्रेस ने स्वीकार की। इस तरह से जो समझौता हुआ, दोनों पार्टी एक प्रस्ताव की ओर एग्री हुए और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आया कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस या मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं लाया जाएगा जो किसी समुदाय विशेष को प्रभावित करता हो। और यह तभी पास हो सकता है जब 3/4 सदस्य के द्वारा इसका विरोध नहीं हो, यानी 3/4 से अधिक मेंबर इसका समर्थन करें तभी कोई प्रस्ताव किसी समुदाय विशेष के समर्थन में पास हो सकता है। तो एक समझौता हुआ ताकि दोनों समुदायों के हित संरक्षित रहें। यह भी इस
1916 के लीग समझौते में हुआ। इसमें जो अन्य प्रस्ताव हैं उसमें यह तय किया गया कि जो प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद होंगे उनकी जो संख्या होगी निर्वाचित सदस्यों की पुनः बढ़ाई जानी चाहिए, और निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की जो संख्या का अनुपात होना चाहिए वो 4:1 होनी चाहिए, यानी 4 इलेक्टेड होना चाहिए और 1 नॉमिनेटेड होना चाहिए। अभी कि चूंकि अगर ऐसा होता है तो वास्तव में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका वर्चस्व रहेगा, और इस तरह से भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव है वह अपने इच्छानुसार शासन को दिशा निर्देश दे सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। यह भी तय हुआ कि केंद्र तथा प्रांतीय कार्यपालिका परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाए, और उसमें कम से कम आधे सदस्य जो सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल कार्यपालिका परिषद है उसमें निर्वाचित किए जाने चाहिए, और इसी तरह का प्रस्ताव प्रांतीय परिषद में अभी स्थापित होनी चाहिए। तो एक मांग कार्यपालिका और विधायिका में भारतीय सदस्यों की संख्या को लेकर भी यहाँ तय किया। ये तो भावी जो रणनीति है उसका काफी हद तक यहाँ पर लखनऊ पैक्ट में प्रस्ताव आ रहे हैं। इस प्रस्ताव में यह भी सहमति बनी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो निर्णय होंगे वह गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होंगे। अभी तक चूंकि जो परिषद के निर्णय होते थे गवर्नमेंट उसको वीटो कर, गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था और क्राउन के लिए भेज सकता था, तो इसलिए काउंसिल के सदस्यों को केवल हल्ला करने के अलावा वे कुछ कर नहीं सकते थे। अंतोगत्वा गवर्नर जनरल का निर्णय सर्वमान्य था, लेकिन अब यहाँ इस प्रस्ताव में यह शामिल किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो निर्णय होंगे वह गवर्नमेंट पर बाध्यकारी होंगे, और जब तक गवर्नर जनरल उसको वीटो नहीं करते, और एक बार अगर प्रस्ताव का वीटो हो गया और पुनः उसको परिषद पास कर देती है 1 साल के अंदर तो वह कानून बन जाएगा। तो इस स्थिति में आप उसको गवर्नर जनरल या हिज मैजेस्टी की जो काउंसिल है लंदन की वह उस नियम को समाप्त नहीं कर सकती। तो इस तरह से कहीं हम देख रहे हैं कि जो भारतीयता था और भारतीय प्रशासन प्रणाली को लागू करने का प्रयास था वह इस लखनऊ पैक्ट के समझौते से उभर कर आ रहा है। लखनऊ पैक्ट में को मोंटेस्क्यू चेम्स्फोर्ड ने कहा है कि यह एक बिल्कुल नवीन, काफी पूर्ण और एक तरह से निर्णायक प्रतिनिधित्व की जो मांग है भारतीयों की, भारतीय राजनीतिक संगठनों की, वह उसकी दावा करता है। अब हम देख रहे हैं कि 1900 इस बीच जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों में एक परिवर्तन हो रहा है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक का, चूंकि उनकी दोनों के उद्देश्य भारत में स्वराज्य की स्थापना का था। एनी बेसेंट काफी क्रांतिकारी विचार की थी और एनी बेसेंट का मानना था कि भारत में, चूंकि वह विचार उन्हीं का था कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस की सदस्य थी इसीलिए वे कांग्रेस से परमिशन चाहती थी, और उनके विचार थे कि जो स्वायत्त सेल्फ गवर्निंग बॉडी है वह सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो लोअर इंस्टीट्यूशन है वहां से स्थापित होना चाहिए। यानी जो ग्राम परिषद है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, म्युनिसिपल बोर्ड है, वहां से लेकर स्टेट और फिर सेंटर तक होकर सेल्फ गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्थापित होना चाहिए, ताकि लोअर लेवल पर भी लोग अपने संदर्भ में निर्णय ले सके। दोनों ने आंदोलन चलाया है कि तिलक का आंदोलन पहले शुरू हो गया, तो होम रूल आंदोलन, और उनका आंदोलन सीमित था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। एनी बेसेंट ने आंदोलन पूरे भारत में किया, हालांकि 1917 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गिरफ्तारी के बाद काफी विरोध हुआ, लेकिन एक माहौल जो सेल्फ गवर्नमेंट का था, स्वशासन का था, वह आगे बढ़ा। तो भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां
1909 के बाद कैसे परिवर्तित हो रही है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की दूरी मिट रही है, दोनों एक सामान्य मसौदे तक 1916 में पहुंच रहे हैं। भारत में जो राजनीतिक चेतना जग रही है वो स्वराज्य की मांग हो रही है। नेक्स्ट, कुछ परिस्थितियां विदेशों में निर्मित हो रही है और उसके अलावा हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय जो एक और महत्वपूर्ण घटना हो रही है भारत को बाहर से आजाद कराने की, वह है वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस की। अमेरिका के वाशिंगटन में मार्च 1913 में एक एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसको हिंदी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। यही हिंदी एसोसिएशन गदर पार्टी के नाम से जाना, जिसमें बाबा सोहन सिंह, भाखना, इसके अलावा लाला हरदयाल, पंडित काशीराम अंबाला, ये लोग प्रमुख थे। इसने अपना जर्नल भी चलाया जिसको गदर के नाम से जाना जाता है। 4 भाषा में चलता था, हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू और मराठी। और काफी क्रांतिकारी इसके विचार थे। सैन फ्रांसिस्को से यह संचालित होता था। इसका मुख्य काम था कि भारत को कैसे आजादी दिलाई जाए। इसी संदर्भ में एक प्रमुख घटना है, हालांकि यह सफल नहीं हो पाई घटना, क्योंकि कोमागाता मारू का, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी हो गई, क्योंकि यह प्रयास किया गया रासबिहारी घोष के द्वारा, पिंगले और भाई परमानंद के द्वारा, कि किस तरह से फरवरी 1915 में भारत में एक विद्रोह किया जाए और इसमें जो एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू। लेकिन उसके पहले ही जो जहाज हम देख रहे हैं कनाडा से भारत वापस आ रहा था, उन सबको किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने पहले ही उन लोगों को बंदी बना लिया और इसमें जो भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिए। तो कोमागाता मारू जो कांड था वो पूर्णतः विफल हो गया, इस सफलता नहीं मिली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और भारतीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का समर्थन क्यों कर, भारतीयों की एक आशा थी, गांधी की एक आशा थी। गांधी ने इसमें खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों ने इसमें खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। और भारत अपने राजस्व से लगभग 146 पाउंड जो मिलियन पाउंड वह अपने राजस्व का इस युद्ध में खर्च कर रहा है। और लगभग 10 लाख से अधिक भारतीय जो सैनिक हैं वह अलग यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे फ्रांस हो, बेल्जियम हो, इसके अलावा मध्य एशिया का जो क्षेत्र हो, अफ्रीका का क्षेत्र हो, फिलिस्तीन हो, मिस्र हो, यहाँ भाग ले रहे थे और वे काफी बहादुरी पूर्वक ले रहे थे। जब वो फ्रांस पहुंचते हैं तो उनका काफी वीरता से स्वागत होता है भारतीय सैनिकों का। तो उनमें जो आशा थी, जिस तरह से उन्होंने विदेशी भूमि पे लड़ा और जब भारत वापस लौट रहे हैं तो दोनों परिस्थितियों को उन्होंने देखा, तो उनमें जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा थी, क्योंकि भारत को आशा थी कि इस अंग्रेजों ने कहा था कि यह लड़ाई है वो आत्मनिर्णय की लड़ाई है, प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है। तो भारतीयों को लग रहा था कि ब्रिटिश प्रशासन भारतीयों को भी अपने आत्मनिर्णय का अधिकार देगी, अपने संदर्भ में निर्णय का अधिकार देगी। और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसकी रक्षा के लिए अपने धन से, अपने सैनिक बल से उसकी मदद की। तो हम देख रहे हैं कि काफी हद तक जो सेक्रीफाइस थे भारतीयों के वह दिखाई पड़ रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एक आशा के किरण के साथ ही कि कहीं वह ब्रिटेन उन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उनको समानता का और एक स्वराज्य की स्थापना का अधिकार देगा। और यही कारण है कि हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और आयरलैंड की जो समस्या थी, आयरलैंड ब्रिटेन से अलग होने का, 1918 में एक एक्ट पास होता है आयरलैंड के संबंध में, उसके स्वशासन के संदर्भ में। और इसके बाद आयरलैंड के समस्या के समाधान के बाद भारतीयों की जो आशा है वो और बढ़ी है।
और इसलिए वे चाह नहीं रहे थे कि जो सुधार के कार्यक्रम हैं वे टाले जाएं। उन्होंने एक तरह से मांग की कि तुरंत के तुरंत ब्रिटिश शासन भारतीयों को अधिक से अधिक अधिकार दे, उनको आत्मनिर्णय का अधिकार के संदर्भ में ब्रिटिश संसद कोई कानून पास करे। तो जो परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों में जो हम देख रहे हैं, जो साम्राज्य परिषद के केंद्रीय परिषद के 19 सदस्य, जिसमें मुख्य रूप से जिन्ना भी हैं, श्रीनिवास शास्त्री हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, उन्होंने एक स्मरण पत्र तैयार किया और उस स्मरण पत्र पर मुख्य उद्देश्य था कि वे भारत के लिए न केवल अच्छा सरकार चाहते हैं बल्कि एक सक्षम सरकार चाहते हैं, और जो सरकार भारत के सभी लोगों के प्रति उत्तरदायी हो और सभी को स्वीकार हो। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसका उत्तरदायित्व भी हो और सभी के लिए स्वीकार्य भी हो। इस मेमोरेंडम में कुछ और जो मांगे रखी गई वह थी कि जो केंद्रीय विधायिका परिषद है उसमें भारत संख्या बढ़ाकर 150 की जानी चाहिए। जो 1909 में 60 थी उसको इन्होंने मांग की कि अब उसको 150 होना चाहिए। और इसके अलावा केंद्रीय के अलावा जो प्रांतीय विधायिका परिषद है उसका भी विस्तार होना चाहिए और भारतीयों को जो वित्तीय स्वायत्तता है वो प्रदान की जानी चाहिए। तो इस मेमोरेंडम का प्रकाशन अक्टूबर 1916 में हुआ और इसके साथ ही एक संयुक्त योजना तैयार की गई कांग्रेस और लीग के साथ, और यह योजना ब्रिटिश क्राउन की घोषणा के लिए भेजा गया, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार भारत को जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो स्वशासन प्रदान करे। तो इस तरह के जो परिस्थितियां में थी, उन परिस्थितियों में जो चैम्बरलिन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इन परिस्थितियों को, भारत की बदली हुई परिस्थितियों को देखकर उन्होंने भारत के संदर्भ में एक सुधार का मसौदा तैयार किया। लेकिन चूंकि जो कांग्रेस के पहले के पूर्व के अध्यक्ष वेडनबर्ग रह चुके थे, उनका मानना था कि चैम्बरलिन एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हैं, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लिखते हैं कि मुझे भय है कि हम लोगों को चैम्बरलिन के इस जो शासन वर्तमान शासन प्रणाली है उसे बहुत कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चैम्बरलिन काफी प्रतिक्रियावादी था और वह किसी भी प्रकार के स्वशासन के खिलाफ था। तो वेडनबर्ग अपने पत्र के द्वारा यह सूचित करने का प्रयास करते हैं, अपेक्षाएं नहीं है लोगों की कि ब्रिटिश सरकार इस दिशा में कुछ करेगी। इन परिस्थितियों में जो परिवर्तन हो रहा है, मेसोपोटामिया का जो एकॉर्ड को लेके जो संघर्ष छिड़ रहा है, उसमें पूरे ब्रिटिश राष्ट्र में एक तरह से शोक की लहर दौड़ाई है। और उसके बाद यह मांग उठने लगी ब्रिटेन में भी कि भारत के संदर्भ में भी कुछ सुधारवादी कार्यक्रम उठाए जाए, नहीं तो इस तरह की घटना भारत में भी हो सकती है। तो इस उसने भारत में जो अति केंद्रीकृत और एक तरह से गैर जिम्मेवार सरकार थी उसकी उसने आलोचना की। और साथ ही हम जो जोसिया वेजवुड जो एक सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार लागू की जानी चाहिए ताकि जो भारत का प्रशासन है उसमें भारतीयों का से हो सके।
मोंटेग्यू जो बाद में भारत के सचिव बने, उन्होंने घोषणा की कि गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है वह काफी हार्ड है टू स्टेबल टू एंटी टू एनी यूज ऑफ मॉडर्न पर्पस हैड इन व्यू। अभी तक जो परिस्थितियां रही हैं वो भारत के लिए उपयुक्त नहीं। अंततः मोंटेग्यू ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया और 20 अगस्त को उनकी घोषणा हो रही है हाउस ऑफ कॉमन्स में। और ये काफी महत्वपूर्ण घोषणा है जिसकी हम लाइन को आगे की पंक्तियों में देखेंगे। मोंटेग्यू की जो 20 अगस्त 1917 की घोषणा है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने पढ़ी, उसमें कहा गया कि भारतीयों की प्रशासन में उनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए शासन के प्रत्येक भाग में, और भारत में स्वशासन के लिए एक क्रमिक स्वशासन के विकास के लिए क्रमिक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित किया जा सके। और हालांकि वे अभी भी यही ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ब्रिटिश प्रशासन के अधीन, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही स्वशासन की बात थी, कोई स्वतंत्रता की बात भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर स्वतंत्रता की बात नहीं थी। लेकिन इस घोषणा के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें पहला था कि प्रशासन में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको क्रमशः विकसित किया जाए, भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम लक्ष्य के रूप में एक अभिन्न अंग बनाया जाए, और यह कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए ताकि यह जो स्वशासन है, एक उत्तरदायी सरकार है और लोकल जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है वो भारत में स्थापित हो सके। लेकिन एक चीज यहाँ क्लियर करना जरूरी है कि इसके लिए ना कोई डेट तय की गई और ना कहा गया कि कब तक ये होगा, तो कोई वहां पे निश्चित तिथि वगैरह की बात नहीं हुआ। हाँ, यह भी कहा गया कि यह जो अचीवमेंट है वह क्रमशः विभिन्न स्टेज में होगा, क्रम में, सोपानों में स्थापित होगा। यह निर्णय हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वह सभी प्रकार के जो प्रगति होंगे भारत में उनके निर्णय के लिए अंतिम अधिकारी होगा। और यह भी हुआ कि दे वुड बी, मैंने वे भारत के जो महत्वपूर्ण और नेता हैं उनके दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे, उनसे के मार्गदर्शन लेंगे, और उनके जो क्षमता है उनका एक तरह से काफी उत्तरदायी प्रयोग होगा। इस जो घोषणा का जो सबसे बड़ा डिफेक्ट था कि ब्रिटिश डोमेन के अधीन ही यह बात की गई, कोई डेट फिक्स नहीं हुआ। यह जो डिक्लेरेशन था बहुत हद तक बहुत उत्साही नहीं था, हालांकि ब्रिटिश शासन ने एक प्रयास जरूर किया था कि कुछ कोशिश हो कि भारतीय इसे संतुष्ट हो सके, भारतीयों को एक आशा दिखाई पड़ सके। इन्हीं परिस्थितियों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नवंबर 1917 में भारत आते हैं और उन्होंने जो अपनी घोषणा थी उसको वायसराय से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद कुछ यहाँ के जो वरिष्ठ सिविल सर्वेंट थे उनसे चर्चा हुई, भारतीय लोगों से चर्चा हुई, और उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ। ये ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमिटी स्थापित हुई, जिस कमिटी में सर विलियम ड्यूक, ऑलिवर डोनिंग मोर, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट जो ब्रिटिश संसद के एमपी थे, और इसके अलावा इन्होंने मोंटेग्यू को मदद की ड्राफ्ट को तैयार करने में, और अंत में जुलाई 1918 में यह ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, और यही ड्राफ्ट मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 का आधार बनता है। तो यह परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों ने अंततः वह परिस्थितियां निर्मित की जिसमें 1919 का जो एक्ट का पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। कल हम इस एक्ट के जो